Hello, hi, namaste. This is Arvind Dwivedi, and welcome to the another video of my YouTube channel. And here I'm going to start the new topic of the chapter Hello Alkanes and Hello Arenes. Hello Alkanes में हम start करेंगे आज physical properties, और इसमें हम लोग 3-4 physical properties पढ़ेंगे कि alkyl halides जो हैं हमारे पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, हमने उनकी GPM पढ़ा, होता क्या है ये होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, क्या होती हैं 3-4 पढ़ेंगे। आप ले लीजिए, हम फिजिकल स्टेट जानेंगे क्या होता है, आप बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे, आप इसका मेल्टिंग पॉइंट समझेंगे और सॉल्युबिलिटी समझेंगे इसकी। तो अब उसके बाद हम समझेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग घुसेंगे, और वहां पे पहला रूल 4 रूल में क्लियर करेंगे। पहले रूल में 9 पार्ट्स हैं, उन 9 पार्ट्स को अच्छे समझेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका फिजिकल स्टेट। व्हाट इज फिजिकल स्टेट? अरे सब लोग जानते हो भाई फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट इतना पढ़ते चले आ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, फिजिकल स्टेट होते हैं, ठीक है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। आप समझिए कि जो हमारे पास स्पेसिफाई होंगे 3, अब मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल फ्लोराइड और आपका एथाइल क्लोराइड। एथाइल क्लोराइड, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एल्काइल हैलाइड, जितने भी दिख रहे हैं, ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं, सब गैसेस होते हैं, ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है, ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं आपके। उसके बाद कार्बन 1 से, इनको छोड़कर कार्बन 1 से कार्बन 18 तक के, 17 तक के, कार्बन 1 से कार्बन 17 तक के जितने भी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं आपके, वो सब लिक्विड स्टेट में होते हैं, वो सब लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन 17 के बाद हम कार्बन 18 या कार्बन 18 से लेकर आगे चलते ले जाएं, ये सब कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको रंगहीन ठोस, ठीक। तो ये फिजिकल स्टेट की बात करी हमने, जिसमें मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल फ्लोराइड और एथाइल क्लोराइड जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। और कार्बन 1 से कार्बन 1 से कार्बन 17 तक जितने भी होते हैं आपके, वो सब क्या होते हैं, वो सब लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद कार्बन 18 से आगे बढ़ते चले जाएं, आपको क्या मिल जाएंगे, आपको क्या मिल जाएंगे, इसे इतने हाइयर पे चले जाएं, उच्चतम चले जाएं, आपको मिल जाएंगे इस पे कलरलेस सॉलिड्स, यानी कि रंगहीन ठोस, हिंदी मीडियम बच्चों के, ठीक है। ये पहला हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे सेकेंड नंबर पे क्या, हाँ जी देखिए, दो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट हम एमपी लिखे दे रहे हैं, ठीक है, चलो इसी में एक ही साथ पढ़ लेते हैं, काम खत्म कीजिए। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये होता क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्लास 9 से पढ़ के आए आप लोग, पहले ही चैप्टर में पढ़ा था आपने, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर होगा आप लोगों को, उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है मुझे लगता, ठीक है। एक बात सुन लीजिए, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, वो इनके मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर इन शॉर्ट वी कैन से दैट molecular mass
आप बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपके पास एल्का फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, Br होता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि एल्काइल क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एल्काइल क्लोराइड का ज्यादा होता है। ठीक है, और ऐसे बढ़ते रहते। अच्छा, एक पॉइंट और समझिए, इसमें क्या समझेंगे कि जितने भी सेम एल्किल ग्रुप के हेलोजन होते हैं, अगर मान लो इनका एल्किल ग्रुप सेम है, ये मान लो अलग अलग हैं, एल्काइल ग्रुप सेम है मान लीजिए सबके, मान लो सब में C2H5 में, सब में आपका एथाइल है, एल्काइल ग्रुप सेम है मान लीजिए सब में, तब क्या होता है, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यही मैं समझा रहा हूँ। तब वहां पे हम FClBrI का क्या देखते हैं, FClBrI का क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। वहां पे हम FClBrI का मास देखते हैं, कितना मास का है, उस अकॉर्डिंग से हम उसको मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए जितने जितने R हैं, सब जगह मैंने क्या किया, सब जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, C2H5 मान लीजिए इथाइल ले लिया, अब तो सब सेम हो गए ना, अब एल्काइल तो सब सेम हो गए। ठीक है, एल्काइल सब सेम हो गए, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंशिएट। और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड के साथ आ जाता है। ठीक है, अच्छा समझिए इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और समझेंगे कि जितने भी सेम हेलोजेंस होते हैं ना, ओनली सेम हेलोजेंस होते हैं, सेम हेलोजन मतलब समझ लीजिए आप, अभी तो क्या एल्काइल ग्रुप सेम था, पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में सेम एल्काइल ग्रुप, पहली कंडीशन सेम एल्काइल ग्रुप की थी। अब दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, ऊपर ही देख लेते हैं हम, दूसरी कंडीशन देखेंगे इसी में, क्या देखेंगे, सेम हेलोजन ग्रुप। तो सेम हेलोजन ग्रुप में क्या समझेंगे हम लोग कि मान लीजिए आपके एल्काइल अलग अलग है, मान लीजिए ये आपका मिथाइल आयोडाइड है, ये इथाइल आयोडाइड है, आपके एल्काइल अलग अलग है लेकिन हेलोजन सेम है, आयोडीन लगा दोनों में, आयोडाइड, हेलोजन सेम है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, फिर वही होगा, फिर वही क्या, इसमें आप देखेंगे जिसका एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, जिसका एल्काइल ग्रुप बड़ा हो, तो मॉलिक्यूलर मास बड़ा हो, वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। ये बात आपकी मैंने अलग से समझा दी, लेकिन वो चीज इस चीज में भी क्लियर हो रही थी, जहां मॉलिक्यूलर मास ज्यादा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर, एक अच्छी चीज समझते हैं, अब एनसीईआरटी चीज समझते हैं, ये भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक और अच्छी चीज समझते हैं, क्या वो अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज हमारे पास ये है कि हम लोग आइसोमेरिज्म से देखें, थोड़ा सा आइसोमर्स होते हैं उनके बेसिस समझते हैं क्या। चलिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं पता ही है कि जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, आपका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है,
कार्बन की चेन उसी में लगा देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 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 CH, ठीक है, ये 1 नंबर। फिर ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब इसी को हम 2 डिग्री बना सकते हैं। ये क्या है, ये 1 डिग्री है, इसी को हम लोग 2 डिग्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH, लो 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक है, नो डाउट 2 डिग्री हो गया। अब इसी को हम लोग 3 डिग्री बना सकते हैं। अब 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं 3 डिग्री। लो 3 डिग्री बन गया है अभी। अब ये देखो 3 डिग्री बन गया है। उसके पश्चात अब इसके बाद हम समझेंगे कि जितने भी आइसोमर्स हैं, ये जितने भी आइसोमर्स हैं, जितने भी आइसोमर्स हैं, इन आइसोमर्स में अब आपको लग रहा होगा अरे ये इतना बड़ा है, अरे इतना बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप यही लग रहा है ना कि इतना बड़ा दिख रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, अभी तक क्या पढ़ा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका MP और BP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हम ये पढ़ा अभी, ठीक है। अब यहाँ सबका सेम है। अब भाई आइसोमर्स हैं, सबका सेम है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मॉलिक्यूलर मास सेम हो, एक दूसरे के आइसोमर्स हो, आइसोमर्स हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तब उस कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम हो, उस कंडीशन में जिसमें साइड चेन्स कम होती हैं या होती ही नहीं, पहली बात तो जिसमें होती ही नहीं साइड चेन्स, कहीं साइड चेन दिख, कहीं साइड चेन दिख रही है, कहीं आपको इसमें साइड चेन दिख रही है, नहीं दिख रही ना, इसमें है साइड चेन। कैसे, एक क्लोरीन लग गया ना इधर, 2 डिग्री हो गया, ये देखिए दिख रही है, वही मैं बोल रहा हूं, जिसमें साइड चेन दिख जाए, जो 3 डिग्री हो और जिसमें साइड चेन दिख जाए, है ना, उसका क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। इस कंडीशन में क्या कि अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो जो चेन नहीं, जिसमें चेन नहीं होगी वो ज्यादा हाई MP और BP शो करेगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी पे जाते हैं। देखिए समझ गया, और मैंने इतना अच्छा समझा दिया है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट समझते हैं इसका, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी यानी कि पानी में डिसॉल्व होना, समझ लीजिए। यानी सॉल्युबिलिटी की बात अगर करें, या देखिए हम लोग वाटर को डिफरेंस, वाटर और वाटर अलग करते हैं, और इतना समझ लीजिए आप 12th लेवल पे क्या समझेंगे, 12th लेवल पे, 12th लेवल पे समझ लीजिए कि जब वाटर है कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं ना, तो एक वाटर होता है, कार्बोनिक कंपाउंड होता है। अब एल्काइल हैलाइड किस में डिसॉल्व होगा, देखिए एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, डजेंट डिसॉल्व,
नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। H बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, H बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। H बॉन्ड क्या होता है? आपने क्लास 11th में पढ़ना है, पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा होगा कि H बॉन्ड क्या होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं करेगा। कौन? एल्काइल। 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है H बॉन्ड के बारे में। अब यहाँ मैं बताने नहीं जा रहा हूँ आपको H बॉन्ड क्या है, उसके लिए अलग से मैं बता सकता हूँ, अभी तो नहीं बताऊंगा। जो टॉपिक है उस पर रहते हैं। वाटर H बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है वाटर के साथ। कौन? एल्काइल हैलाइड। ये क्या? H बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से, जिसके रीजन से क्या होगा, इसके रीजन से क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बात है। और एक बात समझिए, अब कार्बोनिक कंपाउंड में ये डिसॉल्व हो जाएगा, इतना समझिए। जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व हो जाता है, इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। या डिसॉल्व क्या कहें, सॉल्यूबल बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। सॉल्यूबल नहीं होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी देखिए हमने अभी। तो ये रहा आपका सॉल्युबिलिटी का केस। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेल्स्टीन टेस्ट आता है, वो सब आता है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है आई थिंक सो, तो उसको हम इतना प्रेफर नहीं करेंगे पढ़ाने पर। अगर आप कहिएगा कमेंट्स में नोट कर लीजिएगा, तो मैं उसको अलग से शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। चलिए, अच्छा एक बात समझ लीजिए, आपको पता ही है ना कि ये क्या है, ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जब टूटता है ना, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है, डेल्टा मतलब पार्शियल होता है, समझ लीजिए इस बात। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करी हमने, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या जानेंगे, समझिए। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम 4 पार्ट पढ़ेंगे। चार पार्ट पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज में। कौन कौन से देखिए, एक हम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और इसी के अंदर आपका क्या आएगा, SN1 SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसको नोट करते जाइए कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं आपको। उसके बाद हम लोग इसका पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शंस विद मेटल्स, रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, रिडक्शन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने 4 चीजें देखी अभी, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ना है, और रिडक्शन पढ़ना है। अच्छी बात, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, इससे अच्छी बात नहीं होगी कोई। इसी में SN1 SN2 पढ़ेंगे, लेकिन SN1 SN2 स्टार्टिंग नहीं कर देंगे इसकी, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे SN1 SN2। ठीक है, इतना समझ लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देता हूं आपको,
न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, ये सब आप पढ़ के आए हैं 11th में। कि होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है समझ लीजिए। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास पॉजिटिव विचारक कम है, बड़ा दयनीय स्थिति है उसके पास। न्यूक्लियोफाइल वो चाहता है मेरे पास न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चीजें आए, मुझे उसमें बहुत नेगेटिविटी भरी पड़ी। न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत निगेटिविटी भरी पड़ी है, कहता मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे पॉजिटिव चीजें दो प्लीज। इसीलिए ये पॉजिटिव चीजें पाने के लिए अब क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं हम लोग, आर एक्स अपने पास है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है जो कि एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, और जैसे ही इसने अटैक किया इंटरमीडिएट बनेगा। जनरली ऐसे ही समझा रहा हूं फटाफट से, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पे जो हेलोजन है ना इससे वो भाग रहा होगा, इसको भगा दिया ना न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इससे ऐड हो रहा है, अटैक किया उसने और हेलोजन दूर हो रहा है, ये इंटरमीडिएट बना। और एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भाग जाएगा, माय मिस्टेक, हेलोजन भाग जाएगा और न्यूक्लियोफाइल कहेगा मैं हूं न्यूक्लियोफाइल और मैंने बना दिया अपना कंपाउंड, मुझ में आ गई पॉजिटिविटी, मैंने अपने पॉजिटिव के साथ मैं जुड़ गया हूं, मैं बड़ा नेगेटिव बंदा था, मैं पॉजिटिव के साथ जुड़ चुका हूं, ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म में समझाया मैंने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छे, ये आपका इंटरमीडिएट बना था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आज पहली रिएक्शन देखेंगे। वो पहली रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। चलिए हेडिंग्स लगाते रहिए, रिएक्शन समझते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। पहली हेडिंग लगाइए आप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप, एक्वस बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मैंने सब ऐसे लिख दिया, डॉट लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन लिख लीजिएगा, बाय OH ग्रुप। अच्छा, OH को हम लोग क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें जनरली दो चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें KOH NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यही पढ़ते हैं। और दोनों के एक्वस सॉल्यूशन लेने हैं, जलीय विधि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन लेने हैं, ठीक है। अब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तभी वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो देख लीजिए फटाफट रिएक्शन फंडा देखिए पहले इसका। मान लीजिए हमने NaOH लिया है इन द एक्वस मीडियम, वो एक्वस मीडियम में NaOH लिया तो इसने अल्कोहल बना दिया, इसने रिएक्ट कर दिया ना, OH माइनस हुआ यहाँ पर, इसने रिएक्ट किया इस पे और ये इसके साथ निकल दिया, इस अकेले निकला, मैंने बना दिखा दिया। सोडियम हैलाइड और अल्कोहल बन गया अपने पास, अपन के पास अल्कोहल है, सोडियम हैलाइड है, अपन के पास अल्काइल हैलाइड है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। इसके ये फंडा हमने पढ़ाया आपको, इसके एग्जांपल देखिए, रिएक्शन देखिए। समझ लीजिए आपके पास एथाइल है, क्लोराइड है, वो एथाइल क्लोराइड है, मान लीजिए NaOH रिएक्शन कराई थी हमने, हम के वैसे करा के देखते हैं। एक्वस रिएक्शन, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास बन जाएगा एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, और आपके पास KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बाहर, ठीक है। ये क्या है, एथाइल क्लोराइड है, क्लोरोएथेन, इसको बोलेंगे एथाइल
क्लोराइड या क्लोरोएथेन, ये हमारे पास एल्कोहल कौन सा, एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए कि अब जितने, अब मैंने आपको इतना बता दिया है ना, आपकी अगर कैपेसिटी है ना, जितने एग्जाम्पल्स आप लगा सकते हैं, मैं कार्बन चेन बढ़ाते जाइए, एग्जाम्पल लगाते जाइए। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लगाइए आपके पास, लगाइए रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन लगाएंगे रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। वही देखो, बनना आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही है, तो मैंने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को पहले बनाएंगे, इसको फिर करेंगे। ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2। ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर है आपके पास है, ठीक, सिल्वर का ऑक्साइड है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट यानी मॉइस्चर आएगा, यानी कि पानी, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि बन जाएगा, देखिए आप खुद देखिए यहाँ क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। उसके बाद 2 लगा दीजिए, ये आपके पास आ गया। अब इसके रिएक्शन Ag में कराइए, आंसर पाइए, ये आपका फंडा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, पता ही सबको क्या बनना है। ठीक है, मैंने आपको ये फंडा समझाया है कि मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब ये सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, Ag2O। मॉइस्ट है, नमी है, पानी, मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि ये है पूरा मॉइस्ट है, ये मॉइस्ट है। जब उसने ये हाइड्रोक्साइड बना दिया सिल्वर का, अब सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बनाया तो उसने एल्केनाइड से रिएक्ट करेगा, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड। मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन को समझाना चाहते थे इसलिए नहीं कराया। और उसके बाद हमारे पास एल्कोहल मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन देख लीजिए। जितने एग्जांपल्स वो आप लगा सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है, जितने एग्जांपल्स हो चाहे लगाइए आप। तो AgOH यानी कि सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, आपके पास एथाइल एल्कोहल आ जाएगा, एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हो गई रिएक्शन। ये आपके पास एथाइल एल्कोहल है, एथाइल एल्कोहल हो गया, ये आपके पास हो गया एथाइल क्लोराइड। फटाफट से नोट कर लीजिए, एथाइल क्लोराइड, एथाइल एल्कोहल। नोट कर लीजिए फटाफट से नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग। पूरा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगले नंबर की हेडिंग लगाइए, वो आपकी हेडिंग होगी सब्स्टिट्यूशन बाय, ये पहली हेडिंग के अंदर 2 थे। ठीक है, अगली हेडिंग लगाइए सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड ग्रुप यानी OR। ठीक है, एल्कोक्साइड ग्रुप अब सब्स्टिट्यूशन करेगा इनका, जो सेकंड नंबर के एक्शन है वो पार्ट थे एक ही के। ठीक है, उसमें अल्कोहल ही बन रहा है। अब क्या होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड ग्रुप होगा। ठीक, जब एल्कोक्साइड ग्रुप की बात आ गई है, यानी समझ लीजिए यहाँ पर आप दिमाग डाल लीजिए, ईथर बनने वाला, ईथर बनने वाला है अपन के पास ईथर बनेगा, यानी कैसे बनेगा ईथर, लिया हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब कहा है एल्कोक्साइड ग्रुप, यानी हम सोडियम एल्कोक्साइड लें। ठीक है, पोटेशियम एल्कोक्साइड, जनरली हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड ही लेते हैं, ये लिया हमने। अब ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन होगी इसका पॉजिटिव ईथर बना,
आपके पास NaX, सोडियम हैलाइड आ गया। अच्छा, इसकी रिएक्शन देख लीजिए, ये तो मैंने फंडा बताया आपको, इस फंडे को ध्यान रखिएगा और R की जगह वैल्यू रखते जाइए। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, ईथर बन गया अपने पास। अच्छा, हम देखते हैं हमारे CH3 C2H5 भी रखते हैं जो अपने सिलेबस में मेनली है। CH3O Na। अच्छा हाँ, अब आप समझिए इसको जोड़ेंगे कहाँ पे, कैसे जोड़ेंगे, दो एल्काइल हैं, कैसे जोड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब इसके यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे लटक के आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एथाइल ही ले लेते हैं, कोई वही नहीं, क्योंकि सिलेबस में जो है हम लोग को ले रहा है अभी। देखिए बनने को तो कुछ भी बनाइए आप, बनने को आप R की जगह वैल्यू रखते जाइए, X की जगह वैल्यू रखते जाइए, आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास एथाइल क्लोराइड आपको पता ही है, ये आपके पास सोडियम एथॉक्साइड, ये आपके पास डाई एथिल ईथर है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए और, ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया नहीं, दिस इज नेम रिएक्शन, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये तो आपके कोर्स की होगी, मैं अभी बता रहा था आपको। तो C2H5Cl प्लस CH3ONa, अभी ये रिएक्शन कर ही देते हैं, कर रहे थे तो C2H5O CH3O C2H5 प्लस NaCl। ये रिएक्शन कौन सी है, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपके पास ये, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। ये आपका ये इसमें दो करा दिया आपके, ये इसको आपके पास पता है एथाइल क्लोराइड है, ये आपके पास सोडियम मेथॉक्साइड है, आपके पास क्या है, ये एथिल मेथिल ईथर है, ये डाई एथिल ईथर, ये एथिल मेथिल ईथर और सोडियम क्लोराइड बन गया। चलिए अगली हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाय थायोल, अल्कोहल या थायोल या मरकैप्टॉन, कुछ भी नाम लीजिए। सब्स्टिट्यूशन बाय थायोल, थायो अल्कोहल या मरकैप्टॉन, और जिसको हम लिखते हैं SH। अच्छा, ये रिएक्शन है, ये भी अल्काइल हाइड्राइड रिएक्ट करेगा, और सबको पता है हम लोग किसी पर्टिकुलर समझ लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर उसका अल्कोहल ही लेंगे, ठीक है। किसका, थायोल लेंगे, थायो अल्कोहल लेंगे, किसका, किसी मेटल का लेंगे, बिल्कुल किसी मेटल का लेंगे थायो अल्कोहल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी चीज के साथ। तो थायो अल्कोहल लेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे किसी मेटल का लेंगे, मान लीजिए हमने सोडियम का थायो अल्कोहल लिया। अब सोडियम का थायो अल्कोहल लिया, उसके बाद हम जानेंगे, क्या जानेंगे, उसमें आएगा, क्या आएगा, एल्काइल हैलाइड लिया, फिर सोडियम का थायो अल्कोहल लिया। थायो अल्कोहल लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एल्काइल थायोल बनेगा, एल्काइल थायोल बना, ठीक है। जब एल्काइल थायोल बन गया तो ऑब्वियस सी बात है आगे रिएक्शन बनेगी, और इस रिएक्शन में बनने के साथ साथ सोडियम का हैलाइड बनेगा, तो हमने क्या बनाया, सोडियम हैलाइड
और एल्काइल थायोल, या हमको इसका नाम लिखिए जल्दी, सोडियम थायोल लिख सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है। इन सब की मैकेनिज्म जरूरत नहीं है आपको, मैं वो भी करा देता मैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सॉरी एल्काइल, इसको हम एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं या एल्काइल थायोल भी कह सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर यहाँ पे कोई रखिए, मैं मान लीजिए C2H5 Cl लिया मैंने, प्लस सोडियम SH C2H5 यानी एथाइल का थायोल लिया, हो गया, या एथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या सोडियम हैलाइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, हम मरकैप्टाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, मरकैप्टाइड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। अब SR है यानी कि एल्काइल पहले से, यानी एक और एल्काइल जुड़ेगा। बिल्कुल सही समझे आप, यानी अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें 2 एल्काइल होने वाले हैं। बिल्कुल सही समझे आप। अब समझिए रिएक्शन को फटाफट। मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड होगा आपके पास, ठीक है, SR यानी कि SR यानी R पहले जुड़ा हुआ एक है। बिल्कुल ठीक बात समझे आप। यानी कि अब रिएक्शन क्या होगी, अब रिएक्शन क्या होगी, अब रिएक्शन क्या होगी समझिए। ओके, एक मिनट। सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड RSR यानी क्या बन गया, ये डाई एल्काइल मरकैप्टाइड, मरकैप्टाइड सल्फाइड बोल दे, डाई एल्काइल सल्फाइड S। ये क्या है, डाई एल्काइल सल्फाइड। ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, या बोल सकते हैं सोडियम एल्काइल सल्फाइड, सोडियम एल्काइल सल्फाइड। लिख दे क्या, लिख दे चलो, सोडियम एल्काइल सल्फाइड। ये तो पता है आपका एथाइल हैलाइड, ठीक। इसकी पर्टिकुलर एक रिएक्शन है कि फंडा मैंने बताया आपको, फंडा क्या है आपका, ये फंडा रहा। पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं। मान लिया हमने रखा एथाइल, तो एथाइल क्लोराइड हुआ। सोडियम का हमने रखा, ये भी C2H5 कर दीजिए, मान लीजिए हमने बनाया C2H5 C2H5 यानी डाई एथिल सल्फाइड। इसमें Cl नहीं, Cl बहुत देर से ले रहा है, Br लेते हैं, इसका Br। सोडियम ब्रोमाइड बनाया और डाई एथिल सल्फाइड, डाई एथिल सल्फाइड बनाया हमने, और सोडियम ब्रोमाइड है, सॉरी सोडियम एथाइल सल्फाइड, और एल्काइल ब्रोमाइड से हमने बनाया डाई एथिल सल्फाइड और सोडियम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, जो कि आपके 5वें नंबर पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। अरे साइनाइड विद केसियन NaCN एक साथ ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, केसियन NaCN एक साथ एक ही जैसे नेचर होता है इनका, पोटेशियम और सोडियम का। अच्छा, AgCN, ये 2 पार्ट समझेंगे, पहले पार्ट में ये समझेंगे, दूसरे पार्ट में ये समझेंगे। पहले पार्ट समझो, केसियन और NaCN। मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड है, केसियन आया, रिएक्ट किया, बन गया, निकल गया, क्या बना, एल्काइल पोटेशियम साइनाइड, सही बना देते हैं, पोटेशियम साइनाइड
रिएक्ट किया, एल्काइल साइनाइड बना अपने पास, अपन के पास एल्काइल साइनाइड बना और सोडियम हैलाइड बाहर हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल इसी जगह मैंने सी में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने सी में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया आपका C2H5Br प्लस KCN C2H5Ca यानी एथाइल साइनाइड हो गया मान लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड बन गया आपके पास। यानी कि क्या हुआ, ये तो आपके पास एथाइल ब्रोमाइड था, पोटेशियम साइनाइड था, आपके पास क्या हो गया, एथाइल साइनाइड बन गया। ये तो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, ये तो नॉर्मल रिएक्शन। और ये समझ लीजिए अल्कोहलिक होते हैं, ये सब अल्कोहलिक हैं, ये भी ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। बस एक चीज समझ लीजिए, KCN और NaCN क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर जो होता है ना, इनका जो नेचर होता है वो एक आयनिक कंपाउंड। KCN और NaCN आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। चलिए रुको, दूसरी रिएक्शन में लिख ही देते हैं एजीसीएन के साथ। मान लीजिए एजीसीएन का रिएक्शन करते हैं, मान कर लीजिए करनी तो एजीसीएन पता है साइनाइड नहीं देता है, एजीसीएन देगा आपका आइसोसाइनाइड RNC। अब एग्जाम्पल पढ़ा दीजिए, अब ऐसा क्यों हुआ, है तो दोनों साइनाइड। इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है इसका, समझिए। KCN और NaCN आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत बेहतरीन बात होती है, इनका नेचर आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। बट AgCN जो होता है ना, जो AgCN होता है, सिल्वर साइनाइड जो है आपका, वो एक कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड है। ये तो आयनिक है और ये क्या है, ये कोवैलेंट नेचर के कंपाउंड है, ये कोवैलेंट नेचर के कंपाउंड होते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होना है, मैंने ये क्यों बताया, हाँ, इसका ही रीजन क्या है, जिस आपका जुड़ा जाके यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पे KCN की रिएक्शन है, NaCN रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट कार्बन से C से अटैच हुआ जाके, C से अटैच हुआ जाके क्या C से अटैच हुआ, और ये N से क्यों अटैच हुआ, क्या इसका रीजन क्या है रीजन, इसी में छुपा है। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं क्या, अगर ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, डिसॉल्व करोगे इनको तो K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होंगे, ये एल्काइल ग्रुप होता है, K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होंगे, एल्काइल ग्रुप होता है, और इसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसके, साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। जब साइनाइड होता है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे तो बनाएगा RCN। जब इसने RCN बनाया ना, तो ये मोर स्टेबल हो गया है, ये स्टेबल आ गया, स्टेबिलिटी इसको इसमें प्राप्त हो गई है, इसको स्टेबिलिटी इसमें मिल चुकी है, जिसके कारण ये मोर स्टेबल हो गया। RCN मोर स्टेबल हो गया, क्यों, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है, जिसके आयनाइजेशन से साइनाइड में क्या होता है, साइनाइड आयन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है उसके कार्बन से अटैच्ड होगा, और नाइट्रोजन से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नाइट्रोजन से अटैच नहीं करेगा, नाइट्रोजन से कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये नाइट्रोजन से भी कांटेक्ट में आ सकता है, कार्बन के साथ साथ C के साथ साथ नाइट्रोजन से भी कांटेक्ट में आ सकता है। पर क्यों नहीं आया, इसका भी रीजन है। जब ये साइनाइड से मिलेगा जाके ना, साइनाइड के C से जब मिलेगा जाके ना, तो इसका कंपाउंड स्टेबिलिटी मिल जाएगी,
इसको तब स्टेबिलिटी मिलेगी। इसको नाइट्रोजन से कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिली, तभी मैंने क्या लिखा, मोस्ट स्टेबल नहीं लिखा, मैंने लिखा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल देन जब वो N से जुड़ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, तब इसलिए मैंने लिखा। अब जानिए, मैंने ये बताया आपको, ठीक है। अब AgCN क्या है, कोवैलेंट नेचर है। AgCN क्या है, एक कोवैलेंट नेचर का है, ठीक है, कोवैलेंट नेचर है। अब जब उसका नेचर ही कोवैलेंट है, जब उसका नेचर ही कोवैलेंट है, तो भैया फायदा क्या है, फायदा क्या है, देखिए, अगर अल्काइल ग्रुप प्लस में है, आपको पता ही है नेचर क्या है इसका, कोवैलेंट नेचर है। बहुत सुंदर, अच्छी बात है, बिल्कुल कोवैलेंट नेचर है, किसी ने नहीं कहा। तो इसके केस में क्या होगा, ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा। अब ये क्या है, आप देखो दोनों तरफ जुड़ रहा है, यानी इससे ये बात भी क्लियर होती है, इससे तो अगर ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन इसलिए नहीं जुड़ रहा क्योंकि इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसको स्टेबिलिटी नाइट्रोजन से जुड़ने में मिलेगी। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है अपने पास, इससे अपने पास एक चीज और क्लियर होती है। वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि जो साइनाइड होता है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, साइनाइड जो होता है वो एक बाईवैलेंट आयन, वो बाईवैलेंट होता है, यानी कि द्विसंयोजी, बाईवैलेंट होता है, यानी द्विसंयोजी हिंदी में बोलते हैं, बाईवैलेंट होता है, बाईवैलेंट नेचर होता है साइनाइड का, जो दोनों तरफ से जाके अटैक करता है, बाईवैलेंट नेचर होता है उसका। यही इसका मेन रीजन है, बाईवैलेंट आयन होते हैं, बाईवैलेंट आयन होता है, ठीक है। तो लोन पेयर दोनों पास होता ही है ना, जब साइनाइड बनाते हैं तो लोन पेयर होता ही है ना, यहाँ पर चेंजमेंट होता रहता है इनके बीच एक्सचेंज। चलो हटो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको ये चीज़ अच्छे से समझी होगी आपने। अगर कुछ भी कमी रह गई हो या आप समझ ना पाए हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगला अलग सी वीडियो बना के मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब कुछ एमाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। फटाफट कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाई या एमाइन ग्रुप्स लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन ग्रुप्स इतना ही लिख देते हैं, हटाइए। फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस ग्रुप, एमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन, एमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन है भैया, ये भी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है, पहले बता दे रहा हूं इस बार मैं, हॉफमैन अमोनियम रिएक्शन, हॉफमैन अमोनियम रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें जब रिएक्शन होती है ना NH2 के साथ, क्या होता क्या, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है आपका अमोनिया के साथ, तब इसमें क्या बनता है, इसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपका एमाइंस बनते हैं, ठीक, बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो आइए बनाते हैं हॉफमैन अमोनियम रिएक्शन, बढ़ाते हैं, आगे करते हैं हॉफमैन अमोनियम रिएक्शन। एक एच निकला, ठीक है, क्लियर है, एक एच एक्स निकलेगा। हमने R2 लिख दिया तो हम इसके आसपास भी लगा सकते थे, ठीक है, उसमें इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। HX, ठीक है, और R3N plus HX RX
ठीक है। ये लास्ट वाला स्टेप मैंने जबरदस्ती कर दिया है, ऐसा होता है, लेकिन स्टेबिलिटी नीचे वाले की कम होती है, स्टेबिलिटी नीचे वाले स्टेप की कम होती है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3rd डिग्री है, क्वार्टरनरी है, ठीक है। लास्ट वाला क्वार्टरनरी है आपका। ऐसे ही आप एल्काइल की वैल्यू रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रिएक्शन बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, जिसका नाम है हाफ मैन अमोनियम रिएक्शन। इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, बहुत अच्छे से इसको क्लियर कीजिए। अब अगला टॉपिक जो है ना अपने पास, वो लास्ट, आज के लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिए, लास्ट टॉपिक है आपके, जो कि है आपके पास NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन बाय, हमने साइनाइड पढ़ा ना, वैसे ही मिलता जुलता ये भी है, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2। NO2 ग्रुप है, 7 है, क्यों 7वां नंबर इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें पार्ट करके बढ़ा दिया ना, वैसे अलग अलग करेंगे तो 9 है। ये भाई साहब यहाँ साथ ही में आते हैं, AgNO2, KNO2 और NaNO2, ये रिएक्शन होगी। सेम वही प्रोसेस है, बस इतना समझ लीजिए आप, मेरे अभी समझ लीजिए कि जब क्या समझना है कि नाइट्रेशन है, एक तरीके से ये क्या है, नाइट्रेशन है, एक तरीके से क्या है, ये नाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या समझेंगे हम लोग, क्या समझना है इसमें, लास्ट रिएक्शन है, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आती है रिएक्शन ये वाली। इसमें क्या होते हैं, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, और आपके पास क्या मिलेगा, नाइट्रोएल्कीन। कैसे, नाइट्राइट नाइट्रोएल्कीन मिलेगा। अगर मान लो हमने KNO2 और NaNO2 के साथ पहले रिएक्शन कराई, हमने मान लो KNO2 के साथ रिएक्शन कराई, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट ये जुड़ेगा जाके ना आपके पास, तब उसका ऑक्सीजन जुड़ेगा। अगर हमने KNO2 या NaNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो इसमें क्या होता है, NaKX तो बाहर, इसका क्या, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, स्टेबल कंपाउंड क्या देगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा एल्काइल ग्रुप से तब स्टेबल मिल जाएगा, यानी ONO, ONO जुड़ेगा, साफ लिख देते थोड़ा, RONO, ये क्या है, एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। यही चीज अगर देखें हम, AgNO2 अगर जुड़े, अगर यहाँ पर मान लीजिए AgNO2 हमने जोड़ा, और जब AgNO2 हम जोड़ रहे हैं तो इसका क्या, ऑक्सीजन नहीं, इसका N जुड़ता है, इसका N जुड़ेगा, यानी नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसका नाइट्रोजन जुड़ेगा, और जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तब इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोएल्कीन, ऑब्वियसली नाइट्रोएल्कीन बनेगा, RNO2। स्टेबल कंपाउंड कब बनेगा इसका, स्टेबल कंपाउंड कब बनेगा इसका, तब बनेगा जब ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा। नाइट्रो, ठीक, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। उसी तरह इसमें भी यही है कि KNO2 और NaNO2 एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और AgNO2 क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। सेम यही प्रोसेस है उसका भी, AgNO2 कोवैलेंट कंपाउंड है, KNO2 या NaNO2 आपका कौन सा कंपाउंड है,
आपका आयरिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में आज के, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।